वेलकम बैक टू आईबीसी वीडियो सेशन। अभी तक हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रपोजिशन। प्री प्लस पोजीशन इज इक्वल टू प्रपोजिशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स स्थान या स्थिति। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान। लेकिन जब ये दोनों मिलता है तो इसको हम प्रीपोजिशन नहीं कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। तो यू शुड पे अटेंशन ऑन इट कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। तो देखो, कहता है पहले स्थान, तो एक सवाल उठता है कि किससे पहले। तो जाहिर सी बात है, नाउन एवं प्रोनाउन से पहले। किससे पहले? नाउन एवं प्रोनाउन से पहले। तो हमने दो बातें अभी तक सीखा कि प्रपोजिशन जो होता है उसका स्थान होता है नाउन एवं प्रोनाउन से पहले। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रपोजिशन का हिंदी क्या होता है। तो प्रपोजिशन का हिंदी होता है संबंध वाचक अव्यय। देखो, संबंधवाचक अव्यय, इसको ऐसे लिखो स्पष्ट, संबंधवाचक अव्यय। तो इसमें से हम ले लेते हैं संबंध। अगर ये तीन शब्द हमें तीन पार्ट याद रहे तो हम इसका परिभाषा बना सकते हैं, सॉरी, डेफिनेशन बना सकते हैं। एक, कि प्रपोजिशन का स्थान नाउन एवं प्रोनाउन से पहले होता है और इसका काम क्या होता है? संबंध बताना। ठीक है, हम डेफिनेशन बनाएंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, संबंध बताना मतलब क्या? स्थिति बताना, पोजीशन बताना। तो प्रपोजिशन का स्पेलिंग बनाते हैं। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन एवं प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बतलाता है, प्रपोजिशन कहलाता है। A preposition is a word which comes before a noun and pronoun and shows its relation with the other part of the sentence. तो लेट्स सी, एक बार फिर आप हमारे साथ दोहराइए। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बतलाता है, प्रपोजिशन कहलाता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं। My book is on the table. My book is on the table. टेबल है, बुक है। ठीक है, अब इसके ऊपर इसका बुक है किसी का। इसमें हमने संबंध दिखाना है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक्चुअली क्या है, ये बुक है।
इस बुक का पोजीशन दिखाएगा, ठीक है, और किसके सापेक्ष, इस टेबल के सापेक्ष। कैसे, ये देखते हैं। ऊपर है तो ऑन, यही बुक अगर नीचे चला है तो अंडर, ठीक है। अगर इस टेबल के साथ इसको गिरा दिया जाए और इसके बगल में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बिसाइड। तो हमने क्या देखा, एक ही बुक है, उस बुक को टेबल पर विभिन्न पोजीशंस में हम रख रहे हैं, और बुक का टेबल के सापेक्ष हमें अलग अलग पोजीशन दर्शाने के लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन का काम क्या है कि किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताना। तो इतना लंबा चौड़ा समझने से ज्यादा बड़ा सरल तरीका हो गया कि किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताने वाला शब्द क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। किसी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को बताने वाला क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। हालांकि जो फॉर्मल मीनिंग है, फॉर्मल जो डेफिनेशन है वो है कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बतलाता है तो वह प्रपोजिशन कहलाता है। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर। जो सबसे पहली बात कहता है कि नाउन एवं प्रोनाउन से पहले आकर, तो सवाल उठता है कि क्या प्रपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आता है। तो जवाब है नो। देखो जनरली साधारणतया क्या होता है कि प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, क्योंकि उसका संबंध बताना होता है। अब देखो ये ऑन हुआ, टेबल से संबंध बताना, टेबल का संबंध बताना है, टेबल और बुक का, तो यहां दे दिया, तो जाहिर सी बात है इससे पहले आया है। लेकिन क्या ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगा? देखो जवाब नो भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। कैसे नो होगा और कैसे एस होगा मैं बताता हूं। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब तो यहां पे एट खाली, इसके बाद कोई नाउन है ही नहीं, तो क्या ये गलत है? नहीं। तो इस एंगल से हम देखें तो कहते हैं क्या प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही आता है, तो इस एंगल से तो ये नो वाला सही हो गया। लेकिन फिर बनाने वालों ने ऐसा क्यों बनाया, क्यों कहा कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है? इसलिए कहा कि ये प्रपोजिशन बनाया इसलिए गया है कि जब इस क्वेश्चन का जब आंसर मिलेगा तो उससे पहले आएगा। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, लुकिंग एट, आप किस पर देख रहे हैं, आप किस पर देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये क्वेश्चन में है तो एट है और इसके बाद कोई नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाले शब्द को ही तो हमें ढूंढने के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। और जब वो शब्द मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है ये एट प्लेस कहाँ हो जाएगा उस पे। जैसे मैं इसका हिंदी जवाब देता हूं, आई एम लुकिंग एट योर पिक्चर, आई एम लुकिंग एट योर पिक्चर, मैं तुम्हारे तस्वीर पर देख रहा हूँ, तस्वीर को देख रहा हूँ। तो अब देखो फिर पिक्चर आ गया ना, हूं ना, तो ठीक है क्वेश्चन में डाला है तो एट अकेले आ गया है, बट खास करके जब क्वेश्चन में होता है तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाता है, फिर भी वो किसी न किसी नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख लो, या किसी प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट आर यू लुकिंग, तो आई एम लुकिंग एट यू, प्रोनाउन आ गया। तो
इस हिसाब से देखा जाए तो किसी न किसी रूप में हमेशा प्रपोजिशन किसी न किसी नाउन से पहले आता है, भले ही वो दिखने में हमें नहीं लगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और क्यों ऐसा परिभाषा बनाया गया है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बात मैंने इसलिए बता दिया आपको कि कभी प्रीपोजिशन को अकेले देखें तो कंफ्यूजन में ना हो। अच्छा, एक चीज और है, इससे एक और दिमाग में बात आती है कि क्या प्रीपोजिशन लास्ट में ही यूज होगा, या इस सेंटेंस में माई बुक इज ऑन द टेबल बीच में आया है, तो क्या प्रीपोजिशन शुरू में भी आ सकता है? तो हाँ, आ सकता है। देखते हैं, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं? तो यहाँ पे एट आ गया। तो कहने का मतलब प्रीपोजिशन लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है। भले ही क्वेश्चन में प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद ना हो, जस्ट पहले ना हो, परंतु उसके आंसर में वह किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा, क्योंकि उसको बनाया ही गया रहता है किसी नाउन या प्रोनाउन को के पोजीशन को दर्शाने के लिए। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी पोजीशन को पूछने के लिए करते हैं। तो चूंकि पोजीशन पूछना है तो किस प्रकार के पोजीशन पूछना है, तो जब तक उस प्रकार के प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे तब तक वो पोजीशन नहीं बता पाएगा। यही वजह है कि वहां पे वो बिना नाउन या प्रोनाउन के दिखता है। चलिए, तो हमने इस तरह से प्रपोजिशन का एग्जाम्पल ले लिया। प्रपोजिशन जो संबंध बताता है उसको पिक्चर से बहुत भली भांति हम समझ सकते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन जो संबंध बताता है वो संबंध टाइम के सापेक्ष हो सकता है, प्लेस से रिलेटेड हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि नाउन के बीच में बताता है, या एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, या दोनों प्रोनाउन हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं इसके आगे कंजक्शन पढ़ेंगे हम तो फिर उस समय कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये फोकस कर रहा हूं। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो साधारणतया किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बतलाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? संबंध बतलाता है कि ये किस पोजीशन में है, ये दोनों, इस दोनों का पोजीशन क्या है, मतलब स्थिति क्या है। ठीक है, ऊपर है, नीचे है, अगल में है, बगल में है, तो ये सब के सब पोजीशन को दर्शाता है। आप ये वर्ड बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, मतलब क्या? नाउन की स्थिति, मतलब क्या? प्रोनाउन की स्थिति। तो नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताने वाला प्रपोजिशन होता है। जाहिर सी बात है, बताने का उसका टेक्निक क्या है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आ जाता है और तब वो किसी के साथ संबंध बताता है। और इसको बढ़िया समझने का तरीका क्या है कि जिससे भी संबंध बताता है उसका हम क्या बना लें? पिक्चर बना लें, और पिक्चर की सहायता से बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं। तो आई होप कि प्रपोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। आप बेसिक जितने भी प्रपोजिशंस हैं वो आप नोट कर लेंगे। एक एक प्रपोजिशंस के 10-10, 15-15 मीनिंग्स हैं, मतलब यूजेस हैं। तो आप शुरू में उतने सारे ना करें, लेकिन प्रत्येक जितने भी प्रपोजिशंस बुक्स में आपको मिलते हैं, हमारी जो पीडीएफ है उसमें भी दिया हुआ है, वो सबका हिंदी भी दिया हुआ है, मेन हिंदी दिया हुआ है, हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारी हिंदी होती है। तो आप एक एक एग्जाम्पल के साथ याद कर लेंगे। तो आई होप कि आपको प्रपोजिशन समझ में आ गई होगी। हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजक्शन। लेट्स सी। हम देखते हैं कंजक्शन क्या है।
conjunction is equal to conjunction। देखो कॉन एक लैटिन, अगर प्रीफिक्स को देखेंगे लैटिन के रूप में कॉन, CON, कॉन या कॉम, दोनों का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। और जंक्शन, आप अक्सर सुनते हैं रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। क्यों जंक्शन कहा जाता है? कि एक ट्रेन इधर से आती है, एक ट्रेन इधर से आती है, दोनों मिलती है, ठीक है, तो ये मेल, ठीक है, मीटिंग पॉइंट हो गया, मतलब हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, मेल, तो मिलने का पॉइंट होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जंक्शन। तो इस तरह से हम समझते हैं ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन इधर से आती है, ट्रेन इधर से आती है, तो दो ट्रेनों को जुड़ती है, कनेक्ट होती है दोनों ट्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दो चीजों को जोड़ने वाला, दो चीजों को जोड़ने वाला। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि ये दो चीजें कौन कौन सी हैं। तो चलो एक तो ये समझते हैं, एक ये तरीका हुआ समझने का कंजक्शन का, कैसे बना हुआ कॉन प्लस जंक्शन। तो कॉन मतलब टुगेदर, टुगेदर का मतलब क्या होता है, एक साथ, एक साथ। तो एक साथ करना क्या, दो चीजों को एक साथ मिलाना, मतलब जोड़ना। दूसरी बात, कंजक्शन वर्ड की जो बनावट है, इसका ये है टू कॉन्जॉइन, वास्तव में टू कॉन्जॉइन से ही बना हुआ है। कॉन्जॉइन मतलब होता है जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। कॉन्जॉइन मतलब हो गया जोड़ने वाला। तो इस तरह से कंजॉइन से बन गया कंजक्शन, कॉन प्लस जंक्शन से बन गया कंजंक्शन। और भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कंजक्शन वर्ड को याद करने के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हैं। दो को कनेक्ट करने वाला, कनेक्ट करने वाला कंजंक्शन कहलाता है। और अगर आसान करना है तो लिख दीजिए कनेक्टिंग वर्ड कंजंक्शन होता है। कनेक्ट करने वाला मतलब कनेक्टिंग, कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है, कंजंक्शन होता है। आप जितनी तरीके से समझना चाहें आप समझ सकते हैं, हर एंगल से इसको आप समझ सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। तो आई होप कि कंजंक्शंस मैंने कई तरीकों से समझा दिया आपको, लेकिन अभी भी हम परिभाषा पर नहीं पहुंचे हैं। कंजंक्शन वर्ड को मैंने डिफाइन किया है, मतलब समझाने की कोशिश किया है, परिभाषा पे अब हम चलेंगे। हमने इसमें जितना भी चीजें लिखा है उसमें एक ही बात जो मिल के आया है कि दो चीजों को जोड़ता है, दो को जोड़ता है। मैंने यहाँ पे जानबूझ करके इसमें बीच में नहीं लिखा है कुछ में, ठीक है। दो किसको जोड़ता है, सवाल ये उठता है। यहाँ दिया चीजों को, तो चीज मतलब क्या हुआ, कोई चीज तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, एवं दो क्लॉजेस को जोड़ता है। और इसको क्या करता है, ये जोड़ता है। अब इससे हम परिभाषा बनाते हैं। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को, अब देखो दो वर्ड्स हम कह लिए तो दो फ्रेजेस भी हो सकता है, दो वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ता है, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में अगर हम परिभाषित करें तो कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। कंजंक्शन ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को जोड़ता है। सॉरी। अब हमारा काम है
ये देखे कि कैसे ये भिन्न भिन्न चीजों को जोड़ता है। सबका एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम कहते हैं राम एंड मोहन आर प्लेइंग। राम एंड मोहन आर प्लेइंग। राम एक शब्द है, मोहन एक शब्द है। इस दोनों को जोड़ दिया, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया। इस दोनों को कौन जोड़ता है? एंड जोड़ता है। तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। नाउ आई सी, दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। जैसे मैं एक फ्रेज लेता हूं, गोइंग टू सिनेमा और गोइंग टू मार्केट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी। कहता या तो सिनेमा जाना हो या बाजार जाना हो, मेरे लिए रोचक है। तो आप देखो ये पूरा गोइंग टू सिनेमा एक फ्रेज है। हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि फ्रेज क्या होता है। गोइंग टू मार्केट ये भी एक फ्रेज है। और ये दोनों को जोड़ता कौन है? और। तो ये और क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। हम लोग देखेंगे कि ये कैसे फ्रेज है, गोइंग टू मार्केट या गोइंग टू सिनेमा। लेकिन अभी तक आप ये समझिए कि ये वर्ड नहीं है, एक से अधिक वर्ड्स है। यहाँ राम एक वर्ड था, हमने वर्ड कहा, लेकिन यहाँ कई मिल करके बना हुआ है और फ्रेज के डेफिनेशन में आता है, जैसे हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो ये एक फ्रेज है और एक ये फ्रेज है, और दोनों फ्रेज को कौन जोड़ा? और क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। लेट्स सी। तो हमने इसमें ये पार्ट कवर कर लिया, वर्ड्स का और फ्रेजेस का। हम देखते हैं सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। राम कम्स हियर, फुल स्टॉप दे दिया, एक सेंटेंस हो गया। एक अलग सेंटेंस, राम कम्स हियर, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मोहन गोज देयर। तो सेंटेंस होने के लिए फुल स्टॉप का होना जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे एक यह सेंटेंस हुआ, दूसरा सेंटेंस यह हुआ। अब इस दोनों को जोड़ना है। राम कम्स हियर अलग बात है, मोहन गोज देयर अलग बात है। अब हम इस दोनों को जोड़ना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कहते हैं राम कम्स हियर एंड मोहन गोज देयर। अब देखो ये एक सेंटेंस हो गया, पूरा के पूरा एक सेंटेंस हो गया, लेकिन एंड किया क्या? दो अलग अलग सेंटेंसेस को लेकर के जोड़ दिया। देखो अब इस सेंटेंस में हम ये नहीं कहेंगे कि अब ये अलग अलग किया जा सकता है, तो ये अलग ये सेंटेंस बन जाएगा, ये अलग सेंटेंस बन जाएगा। तो लेकिन ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला कौन हो गया? एंड हो गया। तो ये एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ठीक है,
और ये दो सेंटेंसेस को कैसे जोड़ता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हो सकते हैं, और ये तब जोड़ता है। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने देखा कि दो वर्ड्स को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, और दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब हम देखेंगे कि क्लॉज पहले क्या होता है, और तब हम देखेंगे कि एक दो क्लॉजेस को कैसे जोड़ता है। इट्स इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए इसको, इसमें बहुत सारी नई नई बातें भी आपको मिल सकती है। तो हमें अब ये देखना है कि दो क्लॉजेस को जोड़ता है, तो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, इसके लिए तो पहले हमें क्लॉज समझना पड़ेगा कि क्या होता है। देखो, क्लॉज का हिंदी होता है वाक्यांश, वाक्यांश या उपवाक्य भी इसको कहते हैं। चलिए हम वाक्यांश को लेते हैं। इसको वाक्यांश जब हम कहते हैं तो वाक्यांश का मतलब क्या हुआ? वाक्यांश का मतलब हुआ वाक्य का अंश। वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश। अब वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस। वैसे मैं आपको बता दूं, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, और वर्ब के रूप में जब सेंटेंस का यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है सजा देना, दंड देना। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सजा देना। सजा देना मतलब दंड देना। द प्रिजनर वाज सेंटेंस्ड, या सीधा ही वाज गिवन, he was sentenced to death, या he was sentenced for the life imprisonment। तो सेंटेंस मतलब क्या होता है? सजा देना। डेथ सेंटेंस लिखा रहेगा कहीं, डेथ सेंटेंस मतलब मौत की सजा। तो आप ये वर्ड मीनिंग भी याद रखेंगे। सेंटेंस जब वर्ब के रूप में यूज होता है तो सजा देना, और ग्रामर में जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है वाक्य, नाउन के रूप में। आपको मैंने इससे पहले बता रखा है कि नाउन की पहचान कैसे करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि उससे पहले माई लगा दीजिए और अर्थ लगाइए। अगर सही अर्थ लगता है तो वह नाउन के रूप में मीनिंग दे रहा है। जैसे सेंटेंस है माई सेंटेंस, मेरा वाक्य, मतलब क्या? यहाँ सेंटेंस नाउन के रूप में। चलिए, और जब वर्ब के रूप में होगा तो सजा देना, ना वाला आ गया, ना वाला मतलब वर्ब हो गया। सेंटेंस, सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड, सेंटेंसिंग, सेंटेंसेस। ओके, चलिए अब सेंटेंस मतलब हो गया वाक्य। अब सवाल ये उठता है कि ये वाक्य होता क्या है? तो वाक्य जो होता है वो होता है शब्दों का सार्थक मेल, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। शब्दों का सार्थक मेल। अब देखो यहां कहता है शब्दों का सार्थक मेल। ठीक है, ए सेंसिबल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, सेंटेंस कहलाता है। हम जैसे देखो, हम एक लिखते हैं, जैसे ग्लास वाटर गिव मी, ग्लास वाटर गिव मी, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन इसी को हम कहें गिव मी, गिव मी
ए ग्लास ऑफ वाटर तो अभी मीनिंग दे रहा है। तो देखो वर्ड्स का है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, शब्दों का समूह है। लेकिन अगर ये सार्थक मेल नहीं है, सार्थक मेल का मतलब है सही क्रम में इसको नहीं बैठाया गया है, तो ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। लेकिन शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, सेंटेंस कहलाता है। तो ये देखो, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो, तो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। तो लेट्स सी सेंटेंस आप समझ गए, फिर से एक बार मेरे साथ दोहराइए। शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, सेंटेंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। A sensible group of words which gives complete meaning is called sentence. देखो, आप इंग्लिश में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको इंग्लिश पे पकड़ हो जाएगी तो आप जैसे मर्जी वैसे बना लो, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलो, सेंटेंस जैसा ही एक फ्रेज होता है जिसकी चर्चा हम अभी ऊपर कर रहे थे। अब देखो, हम इसका मतलब होता है शब्दों का सार्थक मेल, शब्दों का सार्थक मेल मतलब सही क्रम में मेल होना चाहिए, जो अर्थ तो देता है, जो अर्थ तो देता है, परंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है। ठीक है, अब देखो कैसे हम एक फ्रेज लेते हैं। आप अक्सर सोचते हैं इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब क्या हो गया, की खोज में। अब देखो, ये एक फ्रेज हुआ। क्यों फ्रेज हुआ, एक दो तीन, तीन शब्दों के मेल से बना हुआ है और ये सही क्रम में है, तभी अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है, की खोज में। अब देख लो, अब यह सही मीनिंग देता है, लेकिन की खोज में अर्थ कोई निकला, पूरा पूरा अर्थ निकला नहीं निकला। इसके फ्रेज के अर्थ को पूरा करने के लिए हमें सेंटेंस में डालना पड़ता है और तब जाकर के ये पूरा पूरा अर्थ देता है। जैसे आई एम इन सर्च ऑफ ए जॉब, मैं एक नौकरी की तलाश में हूं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब हमने इसको पूरा वाक्य में जब डाल दिया तो ये पूरा मीनिंग दे दिया। तो शब्दों का ऐसा सार्थक मेल जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं देता है, वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो आई होप कि आप सेंटेंस समझ लिए और फ्रेज समझ लीजिए, और ये दोनों में आपको अंतर भी समझ में आने लग गया होगा। हमने एक एग्जाम्पल ऊपर लिया था, एक बार वो भी देख लेते हैं। जिसमें हमने कहा था कि फ्रेज के बारे में समझाएंगे आपको। अब देखो, ये हमने क्यों इसको कहा फ्रेज। अब गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जाना, देखो 1 2 3 एक से अधिक वर्ड्स है, 1 2 3, इधर भी 3 है। ऐसा नहीं कि 3 ही होना चाहिए, शब्दों का सार्थक मेल। अब एक से अधिक है तो चलेगा। तो गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जाना, अर्थ तो दे रहा है, लेकिन क्या पूरा अर्थ दे रहा है, नहीं दे रहा है। गोइंग टू मार्केट, बाजार जाना, ये अर्थ तो दे रहा है लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। अब जब तक इसको सेंटेंस में हम नहीं डालते हैं तब तक पूरा अर्थ नहीं देता है। तो इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया था, फ्रेज। इसका नाम क्या दिया था, फ्रेज। जबकि पूरा पूरा अर्थ अगर दे देता है कोई हिस्सा, जैसे नीचे वाले में देखिए, राम कम्स हियर, इसको हमने अलग कर दिया है, फुल स्टॉप डाल दिया है, पूरा सेंटेंस हो गया क्योंकि पूरा अर्थ दे रहा है। मोहन गोज देयर, इसको हमने अलग कर रखा है, तो ये पूरा पूरा अर्थ दे रहा है। तो इसको हम सेंटेंस कह रहे हैं। लेकिन गोइंग टू सिनेमा, सिनेमा जाना, गोइंग टू मार्केट, बाजार जाना, ये पूरा अर्थ नहीं देता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है।
तो हमने आपको सेंटेंस समझा दिया, हमने आपको फ्रेज समझा दिया। चलिए सेंटेंस के बारे में थोड़े से और चर्चा कर लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में दो हिस्सा होता है, एक सब्जेक्ट का हिस्सा होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब आपके मन में ये उठता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। हम जानते हैं कि बचपन से आप पढ़े होंगे, बट लेट मी मेक इट क्लियर। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता। तो सरल भाषा में तो हम ये कह सकते हैं, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। और ये बात सही भी है, ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। लेकिन इसको और ज्यादा डिटेल्स में हम ध्यान दें तो सब्जेक्ट्स को पहचान करने के लिए दो फॉर्मूले की जरूरत होती है। एक एक्शन वर्ब वाले वाक्य के लिए, जो एक्शन वर्ब होता है, आपको याद होना चाहिए कि एक्शन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब को ही एक्शन कहते हैं। एक्शन वर्ब की पहचान करने का क्या टेक्निक है, उसके अंत में क्या होता है, ना लगा होता है हिंदी में, जैसे खाना पीना, हंसना, गाना, रोना। दूसरा पहचान करने का टेक्निक क्या बताया था मैंने, कि उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। तो इसमें होता है कौन प्लस क्रिया, कौन प्लस क्रिया बराबर सब्जेक्ट। देखिए जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम आम खाता है। खाना आ गया एक्शन वर्ब, मतलब मेन वर्ब। अब इसमें हम पूछेंगे, इससे पहले कौन लगा देंगे, कौन खाता है, तो राम। तो ये राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। कौन खाता है, राम। राम क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया। दैट्स गुड। दूसरा तरीका ये है नॉन एक्शन। नॉन एक्शन का मतलब आपको याद होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब वाला। ऐसा वाक्य जिसमें केवल हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो ही नहीं, तो वैसे वाक्य के लिए फॉर्मूला है जिसके बारे में कहा जाए। वैसे इसके लिए कौन प्लस क्रिया, और वैसे ये भी कह सकते हैं जो काम करे। नॉन एक्शन की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य जिसमें मेन वर्ब हो ही नहीं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैं खुश हूं, जब हम कहते हैं मैं खुश हूं, तो क्या इसमें कोई ना वाला है, खाना पीना, हंसना गाना रोना, कोई है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये नॉन एक्शन है, तो नॉन एक्शन वाला वाक्य है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, मैं के बारे में। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि इस तरह से आप समझ गए कि सब्जेक्ट की पहचान जब भी करना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य एक्शन वर्ब वाला है कि नॉन एक्शन वर्ब वाला है। वाक्य अगर एक्शन वर्ब वाला है तो उस वाक्य में कौन प्लस क्रिया लगा करके हम देखेंगे। अगर सही जवाब मिल गया तो यह वाक्य एक्शन वर्ब वाला है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, जो काम करेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, राम आम खाता है, इसमें खाना एक्शन वर्ब है, खाना क्या है, एक्शन वर्ब है या मेन वर्ब कह लो। तो इसमें कौन प्लस क्रिया, कौन खाता है, तो राम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। नॉन एक्शन वर्ब वाला में फॉर्मूला है जिसके बारे में कहा जाए। जैसे मैं खुश हूं, तो ये मेरे बारे में कहा जा रहा है, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दैट्स गुड। प्रेडिकेट, देखो प्रेडिकेट क्या होता है। हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम कम्स हियर, मतलब क्या हुआ, राम यहां आता है। तो सब्जेक्ट को निकाल दो और सब्जेक्ट के अलावा जो भी बच गया वो सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। इसको दो तीन तरीके से समझते हैं। पहला, सब्जेक्ट के बारे में बोलने वाला जितना भी
वाक्य का हिस्सा होता है वो सब प्रेडिकेट हो गया। तो राम के बारे में कौन कौन बोल रहा है? कम शेयर बोल रहा है, तो ये सारा हिस्सा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और इसको अगर हम एक लेमैन के लैंग्वेज में समझें, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है उसकी भाषा में अगर हम समझें, तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के अलावा और सब्जेक्ट से संबंधित वाक्य का शेष हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। एक बार दोहरा लीजिए, सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट से संबंधित वाक्य का शेष हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट का हिंदी जानना उतना जरूरी नहीं है, वैसे विधेय होता है, आप इंग्लिश में डायरेक्ट समझ लीजिए, ज्यादा बेटर है। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वर्ब नहीं है तो प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता है। हाँ, अकेले वर्ब रह करके हो सकता है, लेकिन बिना वर्ब का प्रेडिकेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने अभी क्या नोटिस किया। हमने जो बोला नो वर्ब मतलब नो प्रेडिकेट, अगर वर्ब नहीं है तो मतलब प्रेडिकेट हो ही नहीं सकता है। और नो प्रेडिकेट, जब प्रेडिकेट नहीं होगा तो क्या सेंटेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नो प्रेडिकेट नो सेंटेंस। और आप देखें, मैथमेटिक्स की फॉर्मूला लगाए, प्रेडिकेट से प्रेडिकेट कट गया, मतलब क्या निकला? नो वर्ब बराबर नो सेंटेंस। तो इससे आपको कई बातें सीखने को मिल गई कि प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना जरूरी है और वाक्य के अंदर वर्ब का होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट में वर्ब का होना जरूरी है। तो आई होप कि इस तरह से आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया, प्रेडिकेट समझ में आ गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम तो क्लॉज पढ़ रहे थे, तो क्लॉज का डेफिनेशन क्या उसका हिंदी होता है? वाक्यांश। तो वाक्यांश कैसे बना हुआ है? वाक्य का अंश। किसी से बना हुआ है? वाक्य का अंश। इसलिए तो हमने पहले वाक्य के बारे में आपको डिटेल में समझाया, क्योंकि वाक्यांश से बना हुआ है। वाक्यांश को ही हम ये कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। लेट्स सी, क्लॉज का मतलब होता है वाक्य का वह अंश। अब देखो, ये तो तुम्हें रटना ही नहीं पड़ेगा, वाक्य का वह अंश। क्यों? क्योंकि वह क्लॉज का हिंदी क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब क्या हो गया? वाक्य का वह अंश जिसके पास अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट हो। क्लॉज कहलाता है, मतलब क्या? वाक्यांश कहलाता है। फिर से देखते हैं, वाक्य का वह अंश जिसके पास अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट हो वाक्यांश कहलाता है, मतलब क्लॉज कहलाता है। अब देखो, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, राम comes here but he does not do anything। ठीक है, अब देखो, राम कम्स हेयर, यहां से यहां तक फुल स्टॉप नहीं है, जो एक वाक्य का हिस्सा हो गया है। और वाक्य के इस हिस्सा में राम क्या है? सब्जेक्ट, और कम्स हेयर क्या है? प्रेडिकेट। फर्क यही है कि जस्ट इसके बाद एक फुल स्टॉप नहीं है, नहीं तो हम भी इसको सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, परिभाषा मिलाते हैं, यहां से वाक्य, तो वाक्य कहां से हुआ? राम से लेकर एनीथिंग का जो फुल स्टॉप है यहां तक। वाक्य का वह अंश, यह एक क्या है? अंश है, जिसके पास अपना सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट,
क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। फिर इधर देखते हैं, अगर हम इस हिस्सा पे विचार करें तो क्या देखते हैं, ये भी तो वाक्य का एक अंश है और जिसके पास अपना सब्जेक्ट है और अपना ये सब क्या है, प्रेडिकेट। तो यह वाक्य का हिस्सा क्या कहलाएगा? ये भी एक क्लॉज कहलाएगा। और दोनों क्लॉज के बीच में संबंध लाने वाला कौन होता है? बट। तो बट क्या हो गया? कंजक्शन। और यही तो हमें पढ़ना था। इस तरह से हमने पढ़ लिया कि कंजक्शन क्या होता है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर इस सेंटेंस में और दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले सेंटेंस में दोनों में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसमें वाक्य में जो था वो दोनों को हम अलग अलग लिखा हुआ था और उस दोनों को हमने एक जगह लाके जोड़ दिया, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिखा हुआ था। लेकिन ये जो है ही डज नॉट डू एनीथिंग, ये निर्भर है किस पे? इस पे। नहीं तो सीधा ये अकेले नहीं आ सकता है, बट ही डज नॉट डू एनीथिंग अकेले नहीं आएगा। तो इसकी मीनिंग इस पे निर्भर है, इसलिए ये क्लॉज है। इस दोनों को अलग अलग हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उस वाक्य में उसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो वाक्य हो गया। और इसमें हम इसको दोनों को अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह वाक्य नहीं होगा। और भी विशेष इससे संबंधित हम आपको क्लॉज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना हमने समझा दिया कि कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। और सभी तरह का हमने एग्जाम्पल्स दिखा दिया आपको। हमारे जो इसकी बुक है या आपके पास जो पीडीएफ उपलब्ध है उसमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कंजक्शंस के। आप उन सबको देख करके उसका एग्जाम्पल्स लेकर के आप पढ़ेंगे, ताकि आपको देखने से समझ में आ जाए कि ये सारे के सारे कंजक्शंस हैं। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स में एक कंफ्यूजन हो आती है प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस में। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज दिस वीडियो हैज बिकम टू लॉन्ग। ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है और चूंकि अगला पार्ट में इंटरजेक्शन छोटा होगा तो हम आपको समझाएंगे कि किस तरह का कंफ्यूजन पैदा हो जाता है प्रीपोजिशन और कंजक्शन में, और वो कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।